पुराने समय की एक बहुत पुरानी बात है। एक घना और डरावना जंगल था जहां से सपेरों का एक बहुत बड़ा झुंड अपनी टोली के साथ गुजर रहा था। वे कई दिनों से यात्रा कर रहे थे, इसीलिए दोपहर के समय थकान मिटाने के लिए उन्होंने एक विशाल और पुराने पेड़ की ठंडी छाया में रुकने का फैसला किया। जैसे ही वे आराम करने बैठे, सपेरों के मुखिया की नजर पेड़ की जड़ों के पास बने एक सांपों के बिल पर पड़ी। अनुभवी होने के नाते उसने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण बिल नहीं है। उसने अपने साथियों को आवाज दी और कहा, भाइयों, इस बिल को ध्यान से देखो, इसके अंदर जरूर कोई दुर्लभ और विशाल सांप छिपा हुआ है। हमें यह बिल खोदना चाहिए। मुखिया की बात मानकर सपेरों ने अपने औजार निकाले और बिल की खुदाई शुरू कर दी। जैसे जैसे खुदाई गहरी हुई, अचानक बिल के भीतर से एक अत्यंत विशाल और चमकीला काला नाग फुफकारता हुआ बाहर निकला। उसकी आभा इतनी तेज थी कि सपेरे दंग रह गए। उन्होंने अपनी चतुराई से उस नाग को वश में किया और उसे एक मजबूत लकड़ी के पिटारे में बंद कर दिया। वहां से कुछ कोस चलने के बाद सपेरों के मन में विचार आया कि इस नाग का विष निकाल लेना चाहिए ताकि इसे खेल दिखाने के काम में लाया जा सके और खतरा भी न रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने एकांत में जाकर पिटारे का ढक्कन हटाया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिटारे के अंदर से वह विशाल नाग गायब हो चुका था। उसकी जगह एक अत्यंत सुंदर, अद्भुत और बेशकीमती नौलखा हार जगमगा रहा था। सपेरे उस हार की चमक देखकर हैरान रह गए। उन्होंने आपस में मशविरा किया, यह नाग तो जादुई निकला। अब इस नाग को पालने से बेहतर है कि हम यह कीमती हार राजा चित्रसेन को भेंट कर दें। महाराज इसे देखकर इतने खुश होंगे कि हमें इतना धन दौलत देंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ऐश करेंगी। सपेरे तुरंत राजा चित्रसेन के शहर की ओर चल दिए। महल के भव्य दरबार में पहुंचकर उन्होंने राजा को झुककर प्रणाम किया। राजा ने उनसे आने का कारण पूछा तो सपेरों ने बड़े गर्व से कहा, महाराज, हम आपके लिए दुनिया का सबसे कीमती हार लाए हैं जो केवल आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। राजा चित्रसेन ने जब वह हार देखा तो दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा ने ऐसा दिव्य हार पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने सपेरों को ढेरों स्वर्ण मुद्राएं और इनाम देकर विदा किया और वह हार वाला पिटारा अपने पास सुरक्षित रख लिया। शाम को जब राजा अपने महल में पहुंचे तो उन्होंने रानी से कहा, प्रिय, आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा उपहार लाया हूं जिसे देखकर तुम निहाल हो जाओगी। जैसे ही रानी ने वह पिटारा खोला, महल के उस कक्ष में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया, पर वहां हार नहीं था। उस पिटारे में एक बहुत ही सुंदर, कोमल और तेजस्वी छोटा बच्चा बड़े मजे से सो रहा था। रानी उस बच्चे की मासूमियत देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। राजा को पहले रानी की बात पर यकीन नहीं हुआ, पर जब उन्होंने खुद देखा तो सच में हार की जगह बच्चा था। राजा और रानी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि वे बरसों से संतान के लिए तरस रहे थे। उन्होंने इसे ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद माना और तय किया कि वे इस बच्चे को अपना बेटा मानकर पालेंगे। उसी दिन राजा ने दरबार में बड़ी घोषणा की कि रानी की कोख से एक सुंदर राजकुमार ने जन्म लिया है। पूरे नगर में कई दिनों तक उत्सव मनाया गया और खुशियां मनाई गईं। समय बीतता गया और वह अद्भुत बालक धीरे धीरे बड़ा होकर एक अत्यंत तेजस्वी और वीर राजकुमार बन गया। जब वह विवाह के योग्य हुआ तो महाराज चित्रसेन और महारानी ने उसके लिए एक सुयोग्य वधू की तलाश शुरू की। राजा चित्रसेन के राज्य के समीप ही राजा जयंत का एक समृद्ध राज्य था। उनकी एक परम सुंदरी पुत्री थी जिसका नाम बजंती था। राजकुमारी बजंती केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अत्यंत विदुषी भी थी। राजा जयंत ने उसे बचपन से ही शास्त्रों और कलाओं की शिक्षा दिलाई थी, जिससे वह 16 विद्याओं में निपुण हो चुकी थी। राजा जयंत भी अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर चाहते थे। उन्होंने अपने राजपुरोहित को बुलाया और आदेश दिया कि वे पूरे आर्यावर्त में घूमकर बजंती के लिए एक सर्वश्रेष्ठ राजकुमार ढूंढें। पुरोहित कई राज्यों और जनपदों में घूमे, लेकिन उन्हें कहीं भी बजंती के समान तेजस्वी और गुणवान राजकुमार नहीं मिला। घूमते घूमते वे राजा चित्रसेन के दरबार में पहुंचे। महाराज चित्रसेन ने जब पुरोहित का आगमन देखा तो वे समझ गए कि यह किसी राजकुमारी का टीका लेकर आए हैं। पुरोहित ने राजकुमार को देखते ही मन बना लिया कि यही बजंती के लिए सबसे योग्य वर है। राजा चित्रसेन ने सहर्ष रिश्ता स्वीकार किया और कुछ समय बाद बड़ी धूमधाम से बारात राजा जयंत के यहाँ पहुंचे। विवाह संपन्न हुआ और बजंती पुत्रवधू बनकर चित्रसेन के महल में आ गईं। राजकुमार और बजंती सुखपूर्वक रहने लगे। रानी ने राजा से आग्रह किया कि अब राज्य की बागडोर युवा हाथों में सौंप देनी चाहिए, जिसके बाद राजा चित्रसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। राजकुमार अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था और बड़ी कुशलता से राज्य चलाने लगा। लेकिन एक दिन राजकुमारी बजंती की एक चतुर दासी ने उसके मन में जहर घोल दिया। दासी ने फुसफुसाते हुए कहा, राजकुमारी,
क्या आपने कभी गौर किया है कि राजकुमार के असली माता पिता कौन हैं? महल में चर्चा है कि वे महाराज चित्रसेन के सगे पुत्र नहीं हैं। यह सुनकर बजंती को बहुत आश्चर्य हुआ और उसके मन में अपने पति के कुल और वंश को लेकर गहरा संदेह पैदा हो गया। उसने निश्चय किया कि वह आज रात ही राजकुमार से सच्चाई पूछेगी। जब संध्या काल में राजकुमार महल लौटे तो बजंती ने उनसे सीधा सवाल किया, स्वामी, मुझे सच सच बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस महान राजवंश से संबंध रखते हैं। यह प्रश्न सुनते ही राजकुमार का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, प्रिय, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? मैं महाराज चित्रसेन का ही पुत्र हूं। लेकिन बजंती का शक दूर नहीं हुआ। उसने जिद पकड़ ली और राजकुमार को मां गंगा की सौगंध दे दी। राजकुमार गहरे धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, बजंती, तुम किसी के बहकावे में आ गई हो। अभी भी समय है, मान जाओ। मुझसे मेरा वंश मत पूछो, वरना तुम बहुत पछताओगी और यह भेद हमें हमेशा के लिए दूर कर देगा। परंतु राजकुमारी बजंती अपने हठ पर अड़ गई और खाना पीना त्याग कर बैठ गई। विवश होकर राजकुमार ने कहा, अगर तुम नहीं मानती हो तो ठीक है, कल हम महल से बाहर वन विहार के बहाने चलेंगे और वहीं मैं तुम्हें अपनी असलियत बता दूंगा। अगले दिन दोनों रथ में बैठकर एक निर्मल नदी के किनारे पहुंचे। राजकुमारी ने पूछा, आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? राजकुमार ने एक बार फिर उसे चेतावनी दी, रानी, अभी भी लौट चलो, यह भेद जानना तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। पर बजंती शांत खड़ी रही। राजकुमार धीरे धीरे नदी के जल में उतरने लगे। जब पानी उनकी छाती तक आया, उन्होंने फिर मुड़कर देखा और कहा, प्रिय, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मान जाओ। तुम्हारा यह पूछना मुझे तुमसे छीन लेगा। पर बजंती ने कहा कि वह सच जानकर ही रहेगी। अंततः जब पानी राजकुमार के मुंह तक पहुंच गया तो उन्होंने अपना असली नाग रूप धारण कर लिया। एक विशाल और भयंकर काला नाग नदी की लहरों पर अपना फन फैलाकर खड़ा हो गया। बजंती डर के मारे कांपने लगी। नागराज के उस रूप ने एक बार अंतिम बार अपनी रानी की ओर देखा और फिर नदी की अथाह गहराइयों में समा गया। वह फिर कभी बाहर नहीं निकला। बजंती पागलों की तरह उसे पुकारती रही, नदी के किनारे दौड़ती रही, पर राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। राजकुमार के नाग बनकर नदी में समा जाने के बाद बजंती का बुरा हाल हो गया। वह रोती बिलखती महल पहुंची और महाराज चित्रसेन को बताया कि उनका पुत्र नदी में डूब गया है। राजा ने तुरंत सैकड़ों सैनिकों और गोताखोरों को भेजा। नदी में बड़े बड़े जाल डलवाए गए, पर राजकुमार की लाश तक नहीं मिली। राजा और रानी पुत्र वियोग में बिस्तर पकड़ चुके थे। राजकुमारी बजंती रात दिन खुद को कोसती रही, मेरी एक जिद ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। चूंकि बजंती 16 विद्याओं की झाता थी, उसने हार नहीं मानी। उसने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी, जो कोई भी रानी को कोई बिल्कुल नई, अनोखी या आंखों देखी घटना सुनाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वह सुबह से शाम तक कहानियां सुनती, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से उसके पति का सुराग मिल जाए। कई महीने बीत गए। एक दिन एक गरीब वृद्ध व्यक्ति घने जंगल से गुजर रहा था। रात होने पर उसने जंगली जानवरों के डर से एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का फैसला किया। ठीक रात के 12 बजे उस बूढ़े ने एक अद्भुत नजारा देखा। एक सेवक आया और उसने पूरे जंगल को साफ किया। फिर दूसरे ने सुगंधित जल का छिड़काव किया। देखते ही देखते वहां आलीशान कुर्सियां और सिंहासन सज गए। थोड़ी ही देर में वहां विचित्र प्राणी आने लगे, जिनका आधा शरीर इंसान का और आधा नाग का था। अंत में नागराज और उनके साथ युवराज, वही राजकुमार, आकर बैठ गए। दरबार में राजकुमार की दूसरी शादी की चर्चा चल रही थी, जिसे सुनकर राजकुमार अत्यंत दुखी होकर गर्दन झुका लेते थे। सभा समाप्त होने के बाद राजकुमार उसी पीपल की जड़ों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगे और हाय बजंती पुकारते हुए विलाप करने लगे। सुबह होते ही वह बूढ़ा महल पहुंचा और रानी को सब बता दिया। रानी ने उसे सोने की मोहरों से भर दिया और उसे लेकर उसी जंगल में पहुंच गई। पहली रात वे पेड़ पर बैठे रहे, पर कोई नहीं आया। बजंती को गुस्सा आया, पर ज्योतिषियों ने बताया कि वह सभा केवल पूर्णिमा की रात को सजती है। अगली पूर्णिमा को बजंती और वह बूढ़ा फिर पहुंचे। जैसे ही रात के 12 बजे और दरबार की तैयारी शुरू हुई, बजंती साहस जुटाकर पेड़ से उतरी और चुपके से नागराज के मुख्य सिंहासन के नीचे छुप गई। जब सभा के बीच में राजकुमार के पुनर्विवाह का प्रस्ताव रखा गया, तो बजंती अचानक सिंहासन के नीचे से बाहर निकलकर नागराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पूरी सभा एक मानव स्त्री को देखकर सन्न रह गई। नागराज ने गरज कर पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें नागों के विष से डर नहीं लगता? बजंती ने निडर होकर कहा, महाराज, मैं आपकी पुत्रवधू हूं और यह राजकुमार मेरे पति हैं। नागराज के पूछने पर राजकुमार ने पूरी सच्चाई बयान की, कैसे वे सपेरों के डर से हार बने, कैसे राजा चित्रसेन के पुत्र बने और कैसे बजंती की जिद ने उन्हें वापस अपने लोक आने पर मजबूर कर दिया।
नागराज ने सब सुनकर अपने पुत्र को फटकार लगाई। पुत्र, तुमने हमारी कुल मर्यादा तोड़ी और अपनी पत्नी का परित्याग किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तक यह स्त्री जीवित है तुम मनुष्य रूप में पृथ्वी पर रहकर इसका साथ दोगे। तुम्हें उसी राजा चित्रसेन की सेवा करनी होगी जिसने तुम्हें पाला। यह श्राप बजंती के लिए वरदान बन गया। राजकुमार पुनः अपने सुंदर मानव रूप में आ गए। दोनों ने नागराज का आशीर्वाद लिया और राजमहल लौट आए। अपने बेटे को जीवित पाकर राजा चित्रसेन और उनकी महारानी की सारी बीमारियां जैसे गायब हो गईं। पूरे शहर में उत्सव मनाया गया और खुशियां छा गईं। राजकुमारी बजंती ने अपने पति को वापस पा लिया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। कहानी की सीख, एक पतिव्रता स्त्री के संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि वह मृत्यु और लोक की सीमाओं को भी पार कर सकती है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में अकारण संदेह और हठ कभी नहीं करना चाहिए। नहीं।